प्रिय विद्यार्थियों, आपका एक बार पुनः स्वागत है टोटल साइंस सॉल्यूशन चैनल पर। इस चैनल पर आपको आपके विज्ञान विषय से संबंधित सभी अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा प्रारंभ है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने हेतु यहाँ पर बहुत सा मटेरियल दिया गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर आपको प्राप्त होंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न प्राप्त होंगे और वह प्रश्न आपको उत्तर सहित प्राप्त होंगे, क्योंकि वर्तमान में CBSE पैटर्न के आधार पर प्रश्न पूछे जाते हैं कक्षा 10वीं कक्षा 12वीं की बोर्ड परीक्षा में। तो हम लेकर आए हैं CBSE पैटर्न पर आधारित जो कक्षा 10 का अध्याय 2 है, अम्ल क्षारक एवं लवण। इस अध्याय से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सहित आप देखेंगे। इन प्रश्नों से आप अपनी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो हम देख लेते हैं कुछ लघु उत्तरात्मक प्रश्न या लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न पहला है, बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक लिखिए। तो इसका उत्तर होगा बेकिंग पाउडर के दो प्रमुख घटक होते हैं NaCl या सोडियम क्लोराइड और CO2 NH3 आदि। प्रश्न दूसरा है, अम्लीय ऑक्साइड के नाम लिखिए जिनके द्वारा अम्लीय वर्षा होती है। इसका उत्तर होगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और नाइट्रिक अम्ल HNO3। प्रश्न तीसरा है, दो संश्लेषित सूचकों के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा मेथिल ऑरेंज और फेनोल्फथलीन। अगला प्रश्न है, किसका pH अधिक होगा, रक्त अथवा आसुत जल। दूसरा है जठर रस अथवा नींबू का रस। तो इसका उत्तर होगा रक्त का pH अधिक है और इसमें जो दूसरा ऑप्शन है उसमें जठर रस का pH अधिक है। रक्त अथवा आसुत जल में रक्त का pH अधिक है, जठर रस और नींबू के रस में जठर रस का pH अधिक है। प्रश्न पांचवा है, किसी विलयन की उदासीन प्रकृति के लिए pH का मान कितना होता है। तो इसका उत्तर है किसी भी उदासीन विलयन के pH का मान 7 होता है, जैसे आसुत जल का pH भी 7 होता है। प्रश्न छठवा है, चींटी के डंक से स्राव होने वाले अम्ल का नाम लिखिए। तो चींटी के डंक में मेथेनोइक अम्ल होता है। प्रश्न सातवा है, ऐसे दो यौगिकों के नाम बताइए जिनमें हाइड्रोजन है लेकिन अम्ल नहीं है तथा उनके विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। इसका उत्तर होगा एल्कोहल C2H5OH तथा ग्लूकोज C6H12O6। प्रश्न आठवां है, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि किस वैज्ञानिक द्वारा दी गई थी। तो वह वैज्ञानिक सोरेनसन थे जिनके द्वारा हाइड्रोजन आयन की सांद्रता मापने की विधि दी गई थी। प्रश्न नौवां है, नींबू के रस का pH कितना होता है। इसका उत्तर होगा नींबू के रस का जो कि अम्लीय होता है नींबू का रस, इसका pH मान लगभग 2.2 होता है। प्रश्न 10वां है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान कितना होता है। तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया के pH का मान 10 होता है। प्रश्न 11वां है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया की उपयोगिता बताइए। उत्तर होगा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यह मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एक दुर्बल क्षारक है जिसका उपयोग एंटीसिड के रूप में उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने में किया जाता है। प्रश्न 12वां है, जिंक की NaOH विलयन से क्रिया करवाने पर H2 गैस प्राप्त होती है, इसका रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इसका उत्तर होगा Zn जो सॉलिड है प्लस 2NaOH इक्वल टू Na2ZnO2 प्लस H2। इस प्रकार से इसका रासायनिक समीकरण होगा। प्रश्न 13वां है, धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति सामान्यतः कैसी होती है, दो उदाहरण दीजिए। उत्तर होगा धातुओं के ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, जैसे कैल्शियम ऑक्साइड CaO और मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। प्रश्न 14वां है, प्रबल अम्लों तथा प्रबल क्षारों के दो उदाहरण दीजिए। प्रबल अम्ल होंगे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सल्फ्यूरिक अम्ल और प्रबल क्षार सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ सूत्र सहित इनके नाम दिए गए हैं। प्रश्न 15वां है, दुर्बल अम्ल तथा दुर्बल क्षारकों के दो उदाहरण लिखिए। दुर्बल अम्ल है CH COH और SCN। दुर्बल क्षारक हैं NH4OH और MgOH2। प्रश्न 16वां है, सार्वत्रिक या सार्वभौम सूचक क्या होते हैं, लिखिए। उत्तर होगा ये अनेक सूचकों का मिश्रण होते हैं। ये किसी विलयन में H+ आयन की विभिन्न सांद्रता को विभिन्न रंगों में प्रदर्शित करते हैं। प्रश्न 17वां है, जठर रस की pH कितनी होती है। तो जठर रस की pH लगभग 1.2 होती है। प्रश्न 18वां है, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्सैलिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न 19वां है, सोडियम वर्ग के 4 लवण बताइए। तो उत्तर होगा सोडियम सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट। तो ये सोडियम वर्ग के 4 लवण होंगे। प्रश्न 20वां है, सोडियम एसीटेट का जलीय विलयन क्षारीय होता है, क्यों। उत्तर होगा सोडियम एसीटेट दुर्बल अम्ल तथा प्रबल क्षार से बना लवण है, अतः इसका जलीय विलयन क्षारीय होगा। प्रश्न 21वां है, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड तथा एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है। उत्तर होगा सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर कैथोड पर H2 तथा एनोड पर Cl2 गैस बनती है।
प्रश्न 22वां है बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण लिखिए। तो यह यहाँ पर बेकिंग सोडा के निर्माण में प्रयुक्त समीकरण दिया गया है NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 इक्वल टू NH4Cl प्लस NaHCO3। बेकिंग सोडा या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होगा। प्रश्न 23वां है CuSO4 5H2O का विशिष्ट नाम क्या है। तो CuSO4 5H2O को नीला थोथा या ब्लू पेट्रोल कहते हैं। प्रश्न 24वां है Na2CO3 के क्रिस्टल में कितने जल के अणु जुड़े होते हैं। इसका उत्तर होगा Na2CO3 के क्रिस्टल में जल के 10 अणु जुड़े होते हैं। प्रश्न 25वां है जिप्सम का रासायनिक नाम क्या है। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिप्सम जिसका सूत्र है CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट है। प्रश्न 26वां है कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप कौन से हैं लिखिए। तो कैल्शियम कार्बोनेट के विभिन्न रूप चूना पत्थर, खड़िया एवं संगमरमर हैं। प्रश्न 27वां है मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंक में किस प्रकार के दैनिक उपयोगी यौगिक का प्रयोग करने पर आराम मिलता है। तो उत्तर होगा मधुमक्खी द्वारा डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा जैसे दुर्बल क्षारक के उपयोग से आराम मिलता है। प्रश्न 28वां है संतरे में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो संतरे में सिट्रिक अम्ल उपस्थित होता है। प्रश्न 29वां है व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र लिखिए। तो व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र होगा CaOCl2। अब यहाँ कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए, इन्हें भी हम देख लेते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है निम्नलिखित में से प्रबल अम्ल एवं प्रबल क्षार हैं। एसिटिक अम्ल अथवा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड अथवा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो इसका उत्तर होगा प्रबल अम्ल है हाइड्रोक्लोरिन अम्ल या HCl और प्रबल क्षार है सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला प्रश्न है pH स्केल किसे कहते हैं, स्पष्ट करो कि मुंह का pH परिवर्तन दंत क्षय का कारण है। इसका उत्तर होगा किसी भी लेन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है जिसे pH स्केल कहते हैं। इस pH स्केल से 0 अधिक अम्लता से 14 अधिक क्षारीय तक pH को ज्ञात कर सकते हैं। किसी भी उदासीन विलयन का pH मान 7 होगा। यदि pH स्केल में किसी विलयन का मान 7 से कम हो तो विलयन अम्लीय होगा एवं pH का मान 7 से ज़्यादा हो तो विलयन क्षारीय प्रकृति का होगा। यदि मुँह में pH का मान 5.5 से कम होगा तो दंत क्षय शुरू हो जाता है। मुँह में उपस्थित जीवाणु भोजन के पश्चात मुँह में अपशिष्ट शर्करा एवं भोज्य पदार्थों का निम्नीकरण करके अम्ल उत्पन्न करते हैं जिससे मुँह का pH 5.5 से कम हो जाता है जो दंत क्षय का कारण बनता है। अगला प्रश्न है जिंक की सल्फ्यूरिक अम्ल से क्रिया पर कौन सी गैस बनती है। गैस का नाम दीजिए, अभिक्रिया का समीकरण लिखिए और गैस की पहचान कैसे करेंगे। तो गैस का नाम हाइड्रोजन गैस है। क्रिया का समीकरण है Zn + H2SO4 इक्वल टू ZnSO4 + H2, यानी हाइड्रोजन गैस यहाँ पर बनती है। गैस की पहचान जलती हुई मोमबत्ती को गैस की परखनली के पास ले जाने पर फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। यह हाइड्रोजन गैस की पहचान होती है। जैसे ही मोमबत्ती के पास हाइड्रोजन गैस को ले जाते हैं तो फटफट की ध्वनि के साथ जलती है। अगला प्रश्न है सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से होने वाली क्रिया से निकलने वाली गैस का नाम लिखिए, अभिक्रिया का समीकरण भी लिखिए। वाह है निम्न में किसका उपयोग किया जाता है। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए, रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में और जल की स्थायी कठोरता दूर करने में, खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में। तो उत्तर होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड की जिंक धातु से क्रिया होने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। जो सूत्र भी दिया गया है इसे भी आप देख लें। अब हम देखते हैं जो बा प्रश्न था उसके उत्तर। पीने वाले जल को जीवाणु से मुक्त करने के लिए व्यंजक चूर्ण का उपयोग किया जाता है। रसोई घर में स्वादिष्ट खस्ता पकौड़े बनाने में बेकिंग सोडा का उपयोग किया जाता है। जल की स्थायी कठोरता दूर करने में धोने के सोडे का उपयोग किया जाता है। खिलौने तथा सजावट का सामान बनाने में प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5वां स्तंभ ए से स्तंभ बी को सुमेलित कीजिए। प्रबल अम्ल, दुर्बल क्षार, प्रति अम्ल, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार, उदासीन लवण, अम्लीय लवण, क्षारीय लवण, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक। तो यहाँ हम देख लेते हैं इनकी जो बनी हुई जोड़ी है, जो हमें जोड़ी मिलाना है। प्रबल अम्ल होगा H2SO4, दुर्बल अम्ल है CHCOH, प्रति अम्ल है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, प्रबल क्षार है NaOH, दुर्बल क्षार है NH4OH, उदासीन लवण है Na2CO3, अम्लीय लवण है NH4Cl, क्षारीय लवण है NaCl, प्राकृतिक सूचक है हल्दी और संश्लेषित सूचक मेथिल ऑरेंज होगा। प्रश्न 6वां है लिटमस प्राकृतिक सूचक है या कृत्रिम। कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर लाल भूरा हो जाता है, क्यों। तो उत्तर होगा लिटमस एक प्राकृतिक सूचक है। श्वेत कपड़े पर लगे सब्जी के दाग पर साबुन लगाने पर यह लाल भूरा हो जाता है क्योंकि सब्जी में स्थित हल्दी क्षारीय साबुन से क्रिया करके लाल भूरा रंग देती है। हल्दी भी लिटमस के समान एक प्राकृतिक सूचक होती है। प्रश्न 7वां है अम्लों में अम्लीय गुणधर्म व क्षारकों में क्षार के गुणधर्म किसके कारण होता है।
तो उत्तर होगा अम्ल विलयन में हाइड्रोजन आयन या H+ आयन उत्पन्न करते हैं जिनके कारण या जिसके कारण उनका गुणधर्म अम्लीय होता है, जबकि क्षारक विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन OH- उत्पन्न करते हैं जिसके कारण उनका गुणधर्म क्षारीय होता है। अगला प्रश्न है, विज्ञान की प्रयोगशाला में उपस्थित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एवं अमोनियम हाइड्रोक्साइड में से अम्ल तथा क्षार छाँटिए। इनमें से कौन फेनोप्थिलीन सूचक के विलयन को गुलाबी बनाता है तथा कौन मेथिल ऑरेंज सूचक के पीले रंग को लाल में परिवर्तित करेगा। उत्तर होगा उपरोक्त युग्कों में से अम्ल तथा क्षारक निम्न प्रकार से हैं। अम्ल हैं HCl, H2SO4, HNO3 और CH3COOH, और क्षार हैं NaOH, CaOH ट्वाइस, KOH, MgOH ट्वाइस और NH4OH। अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं तथा मेथिल ऑरेंज के पीले रंग को लाल में परिवर्तित करते हैं। इसके विपरीत क्षार लाल लिटमस को नीला कर देते हैं तथा फेनोप्थिलीन विलयन को गुलाबी बनाते हैं। प्रश्न 9वां है, धातुओं की अम्ल तथा क्षार से अभिक्रिया कैसे होती है? क्या यह सभी धातु तथा सभी अम्लों से होती है? उदाहरण से समझाइए। उत्तर होगा धातुएं अम्ल से क्रिया करके हाइड्रोजन गैस देती हैं तथा अम्ल के अपशिष्टों के साथ मिलकर धातु एक यौगिक बनाता है जिसे लवण कहते हैं। अम्ल के साथ धातु की अभिक्रिया को इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं। तो यहाँ पर अम्ल और धातु की क्रिया को दर्शाने के लिए समीकरण दिया गया है। इसे आप देखें Mg+H2SO4 = MgSO4+H2। केवल सक्रिय धातुएं हाइड्रोजन अम्लों से क्रिया करके H2 देती हैं। कुछ धातुएं क्षारों से भी क्रिया करके हाइड्रोजन देती हैं तथा लवण भी बनाती हैं, जैसे जिंक और एल्यूमिनियम इत्यादि। किंतु ऐसी अभिक्रियाएं सभी धातुओं के साथ संभव नहीं है। प्रश्न 10वां है, एंटीसिड क्या होता है? उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर होगा ऐसे क्षारक जिनका उपयोग उदर में अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करने में किया जाता है एंटीसिड कहलाते हैं। उदाहरण है एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम व सोडियम के बाइकार्बोनेट्स। प्रश्न 11वां है, धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट के तनु HCl से क्रिया करवाने पर कौन सी गैस बनती है तथा इसे चूने के पानी प्रवाहित करने पर क्या होगा? समीकरण से समझाइए। तो उत्तर होगा धातु कार्बोनेट तथा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट को तनु HCl से क्रिया करवाने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है तथा लवण में जल बनता है। समीकरण भी यहाँ पर दिए गए हैं, इन्हें आप देख सकते हैं। और प्राप्त कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित करने पर CaCO3 का श्वेत अवक्षेप बनता है तथा अत्यधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करने पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनने के कारण विलयन पुनः रंगहीन हो जाता है। इसका भी आप यहाँ पर समीकरण देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। प्रश्न 12वां है, धातु ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है या क्षारीय? इनकी अम्ल से क्रिया कराने पर क्या होगा? उदाहरण सहित बताइए। तो उत्तर होगा धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। ये अम्लों से क्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, जैसे धातु ऑक्साइड प्लस अम्ल = लवण प्लस जल। तो यह रासायनिक समीकरण जो यहाँ पर दिया है, कॉपर ऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो कॉपर क्लोराइड प्लस जल यहाँ पर बनता है। समीकरण आप देख रहे हैं। क्षारक एवं अम्ल की अभिक्रिया के समान ही धातु ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके लवण व जल बनाते हैं, अतः धातु ऑक्साइड को क्षार की ऑक्साइड भी कहते हैं। प्रश्न 13वां है, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि कार्बन अधातु का ऑक्साइड है, क्षारक CaOH ट्वाइस से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। इससे क्या सिद्ध होता है? तो उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्षारक से क्रिया करके लवण व जल बनाता है। इससे यह सिद्ध होता है कि अम्लीय प्रकृति का है। यह क्षारक एवं अम्ल के बीच होने वाली अभिक्रिया के समान है, अतः धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय प्रकृति के होते हैं। यहाँ पर समीकरण भी आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि आपके परिवार का कोई सदस्य अत्यधिक भोजन करने के कारण अम्लता से पीड़ित है तो आप कौन सा उपचार सुझाएंगे? तो इसके लिए हमारा उदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उत्पन्न करता है। यह उदर को हानि पहुँचाए बिना भोजन के पाचन में सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अत्यधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है, जिसके कारण उदर में दर्द एवं जलन का अनुभव होता है, जिसे अम्लता या एसिडिटी कहते हैं। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसिड जैसे क्षारक का उपयोग किया जाता है, जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है। इसके लिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीसिया जैसे दुर्बल क्षारक का उपयोग किया जाता है। प्रश्न 15, अम्ल तथा क्षारक को परिभाषित कीजिए तथा उदाहरण भी दीजिए। तो उत्तर होगा अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में H+ या H3O+ देते हैं। जलीय विलयन में H+ स्वतंत्र नहीं रहता, यह H2O से क्रिया करके H3O+ बना लेता है। H+ के कारण इनका गुणधर्म अम्लीय होता है, जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल इत्यादि। अब आगे और भी आप देख सकते हो, उदाहरण दिए गए हैं। प्रश्न 16वां है, pH स्केल किसे कहते हैं? इससे किसी विलयन की अम्लता, अम्लीय या क्षार की प्रकृति किस प्रकार ज्ञात होती है? समझाइए। तो pH स्केल है किसी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया है, जिसे pH स्केल कहते हैं। इसमें P एक जर्मन शब्द पुशांस से बना है, जिसका अर्थ शक्ति होता है।
यहाँ बढ़ती हुई अम्लीय प्रवृत्ति, उदासीन और बढ़ती हुई क्षारक प्रवृत्ति दी गई है। पीएच मान 7 से कम होता है तो अम्लीय प्रकृति कम होती है, और जैसे जैसे 7 के पास पहुँचते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती जाती है, और 14 के पास पहुँचते हैं तो क्षार की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। तो यहाँ पीएच मान से संबंधित जो जानकारी दी गई है, जिसे भी आप नोट करें, जिसे भी आप याद करें, और अपनी परीक्षा में यदि इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है तो उसका उत्तर आप लिख सकते हैं। प्रश्न 17वां यहाँ दिया गया है, अम्ल एवं क्षारक की शक्ति किस पर निर्भर करती है? प्रबल अम्ल एवं दुर्बल अम्ल तथा प्रबल एवं दुर्बल क्षारक से क्या अभिप्राय है? तो यहाँ आप इनकी परिभाषा भी देख सकते हैं। प्रबल एवं दुर्बल क्षारक। प्रश्न 18वां है, प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त होने वाले कुछ प्राकृतिक अम्लों की सूची लिखिए। तो यहाँ पर प्राकृतिक अम्ल दिए गए, इन्हें भी आप नोट कर सकते हैं और याद कर सकते हैं। तो आप इन्हें देख लें, नोट कर लें और याद करें। प्रश्न 19वां दिया गया है, प्रश्न 19वां को भी आप देखें और आगे हम देखते हैं। यहाँ सोडियम क्लोराइड प्रयुक्त अम्ल, प्रयुक्त क्षारक, पीएच मान और विलयन की प्रकृति, यहाँ पीएच मान दिए गए हैं विभिन्न लवणों के। तो इस प्रकार से जो विज्ञान कक्षा 10वीं का अध्याय 2 है, अम्ल एवं क्षारक, उससे संबंधित हमने महत्वपूर्ण प्रश्न देखे जो कि सीबीएसई पैटर्न पर आधारित हैं। इसी प्रकार के प्रश्न आजकल आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगले वीडियो में हम अध्याय 3 के भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर देखेंगे जो सीबीएसई पैटर्न पर होंगे, और मुझे विश्वास है कि इन प्रश्नों से आपको बहुत ही बड़ी सफलता या सहायता प्राप्त होगी और आप अपनी परीक्षा में सफलता प्राप्त करेंगे। अन्य अध्यायों के प्रश्नों के उत्तर देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर प्रेस कर दें, ताकि जैसे ही अगले अध्याय के प्रश्नों के उत्तर चैनल पर पब्लिश किए जाते हैं और नोटिफिकेशन के रूप में आपको प्राप्त हो सकेंगे।